सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योजना आयोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। तो योजना आयोग नीति आयोग का पूर्ववर्ती निकाय है। ठीक है, योजना आयोग से हेलो एंड वेलकम। सो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। तो क्या है प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो योजना आयोग नीति आयोग का पूर्ववर्ती निकाय है। ठीक है, मतलब नीति आयोग से पहले योजना आयोग ही था जो कि योजनाओं से संबंधित कार्य करता था। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। कब हुई थी? मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? मार्च के महीने में। ठीक है, जो कि भारत सरकार के एक कार्यपालिकीय संकल्प के द्वारा की गई थी, बिना किसी एक्ट के। बस ऐसे ही इसकी एक कार्यपालिकीय संकल्प निकाला गया जिसके द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी, जो कि 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी। किसकी सिफारिश के अनुरूप थी? सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप। ठीक है, तो इस बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। इस बोर्ड के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इस प्रकार से योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, ये केवल कार्यकारिणी निकाय है। ठीक है, तो भारत में यह सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन का शीर्ष अंग था। तो 28 फरवरी 1950 को भारत के वित्त मंत्री जॉन मथाई ने वित्तीय वर्ष 1950-51 के लिए बजट पेश करते हुए घोषणा की कि भारत सरकार ने एक योजना आयोग की गठन करने की योजना बनाई है। ठीक है, कब की थी ये 28 फरवरी 1950 को। उस टाइम पे जो भारत के वित्त मंत्री थे, कौन थे? जॉन मथाई। उन्होंने घोषणा की थी। कब की थी? वित्तीय वर्ष का जो बजट है 1950 और 51 का बजट पेश करते हुए घोषणा की कि भारत एक इस प्रकार की योजना आयोग बनाएगा जो कि योजनाओं से संबंधित कार्य प्रणाली को देखेंगे। ठीक है, तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। आयोग ने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो इसका कार्य पहला था कि जो देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 में। ठीक है, तो जो हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। और 1965 तक 2 क्रमिक पंचवर्षीय योजना तैयार की। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया था, तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था तो उस टाइम पे 2 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। 1965 से 1969 तक आयोग ने एक योजना अवकाश को बुलाया, यानी 1965 से 1959 का जो टाइम है ये योजना आयोग के लिए एक अवकाश का समय था। ठीक है, इसे अवकाश समय भी बोला जाता है, योजना अवकाश समय भी से बोला जाता है। अब हम बात करते हैं योजना आयोग के कार्यों के बारे में। तो सबसे पहला कार्य था योजना आयोग का, वो था तकनीकी कमियों सहित देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करें। यह देखें कि हमारे देश में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी तकनीकी कमियां हैं, देश में सामग्री की क्या जो इस समय स्थिति है और पूंजी कितनी है, इसके अलावा मानव संसाधन की क्या स्थिति है, इन सभी का आकलन करें और रिपोर्ट करें सरकार को। और इन्हीं सभी संसाधनों को बढ़ाने की संभावनाओं की जाँच करें कि अगर किसी क्षेत्र में कोई कमी रह गई है तो उनको कैसे बढ़ाया जा सके, उनका कैसे विकास किया जा सके। तो ये सभी कार्य थे योजना आयोग के, क्योंकि यह देश की आवश्यकता के संबंध में कमी पाई जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक देश में कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती है, इसलिए उन कमियों को पूरा करने के लिए, उन कमियों को पाटने के लिए कुछ योजनाओं की आवश्यकता होती है। इस तरह से योजना आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। दूसरा है देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करना, कि किस तरह से कौन से संसाधन होंगे जिससे कि हमारा देश सबसे ज़्यादा प्रभावी जो विकास कर पाएगा और किस तरह से उसका संतुलित उपयोग किया जाए। इस सभी के लिए योजना बनाना भी योजना आयोग का ही कार्य था। आगे प्राथमिकताओं के निर्धारण पर उन चरणों को परिभाषित करते जिसमें योजनाओं को पूरा किया जाना है और प्रत्येक चरण के पूरा होने के लिए संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करना चाहिए। यानी कि इस टाइम पे हमारी सरकार की क्या प्राथमिकता होगी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग जो संसाधन है उनका आवंटन होना चाहिए, उनके आवंटन का प्रस्ताव करना चाहिए। ये भी योजना आयोग का प्रमुख कार्य था।
इसके अलावा उन कारकों को इंगित करे जो कि मध्य आर्थिक विकास के लिए चल रहे हैं। ठीक है, यह देखना कि कौन कौन से कारक है जो कि हमारे मंद आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी है, तो उन कारकों को सांकेतिक करके उनको ढूंढ करके उनको दूर करना और उन परिस्थितियों को निर्धारित करना जो कि योजना की सफलता के लिए वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए स्थापित की जानी चाहिए। तो इस तरह से ये देखना चाहिए कि हमारे देश के लिए कौन सी जो योजना है वो बहुत अच्छी होंगी, हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से कौन कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी और हमारे देश के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं ज़्यादा अच्छी रहेंगे, तो उन सभी को जमीनी स्तर पर लागू करना। आगे इसमें मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण करें और उन सभी पहलुओं में योजना के प्रत्येक चरण के सफल कार्यान्वयन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक होगा। यानी कि जो देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधन का आकलन है उनकी समृद्धि की संभावना तलाश करना और यह देखना कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, कौन कौन सी प्रकृति के द्वारा दिए गए हमारे लिए साधन है जिनका हम उपयोग करके अपने देश को विकसित कर सकते हैं, अपने देश को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है समय समय पर प्रगति की योजना के प्रत्येक चरण की सटीकता में हासिल करना और नीति के समायोजन की सिफारिश करना और मापना कि इस तरह का मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। इसके अलावा योजना आयोग का प्रमुख दायित्व यह भी था कि वह समय समय पर जो योजनाएं सरकार ने लागू की हैं उनकी निगरानी करते रहे। ठीक है, उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहे, क्या वो सही से अपना कार्य कर पा रही है, मतलब जो आम जनता क्या उनको उन सभी योजनाओं से लाभ मिल पा रहा है या नहीं। अगर लाभ मिल पा रहा है तो ठीक है, वरना फिर वो बेकार हो जाएंगी। तो इस तरह से यह भी जांचना, यह भी मापना कि सभी लोग जो उन योजनाओं का लाभ ले भी पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से इन सब का मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। अब इसमें आगे हैं, इसके अलावा यह केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह भी दे सकता था कि आज की क्या स्थितियां, आज वर्तमान में क्या आर्थिक स्थितियां हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की नीतियों का निर्माण करें जिससे कि वो जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभप्रद हो। तो इस तरह से आर्थिक स्थितियों को, वर्तमान नीतियों को और उपायों और विकास पर विचार या इस तरह की अन्य समस्याओं की जांच पर उचित है। ठीक है, इन सभी के बारे में विचार विमर्श करके जो वो केंद्र और राज्य सरकार को सलाह भी दे सकते थे, जिससे कि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है वो इस तरह की नीतियों का निर्माण करे जो कि जनता के लिए जो वो लाभदायक हो, जनता के लिए कार्य कर सके, जिससे कि जो आम जनता वो भी अपना विकास कर सके। तो ये था योजना आयोग। अब तो फ्रेंड्स इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। फिर से देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग को 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग पूर्ववर्ती योजना आयोग का ही भाग है। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग। तो देखते क्या है नीति आयोग। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इसकी फुल फॉर्म की, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसकी फुल फॉर्म से और भी कई एग्जाम्स में। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग को पूर्ववर्ती योजना आयोग की जगह स्थापित किया गया था। ठीक है, मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की। तो नीति आयोग को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के उत्तराधिकारी किसको कहा जाता है, तो वो है नीति आयोग। तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी सन 2015 को NITI, फिर से देखिए क्या है NITI, नीति आयोग। ठीक है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के गठन की घोषणा की। कब की गई इसके गठन की घोषणा? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और योजना आयोग को बदलने के लिए 8 फरवरी 2015 को पहली बैठक हुई। योजना आयोग को बदलने के लिए कब हुई थी पहली बैठक? 8 फरवरी 2015 को। ठीक है, जिसमें टॉप डाउन मॉडल का पालन किया गया, यानी टॉप टू डाउन जो मॉडल है उसका पालन किया गया। योजना आयोग में क्या था, जो मॉडल था वो टॉप टू डाउन था, यानी ऊपर से नीचे तक उसमें देखा जाता था। जबकि जो इसकी जगह पर नीति आयोग आया गया, इसमें डाउन टू टॉप ऑर्डर है। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर होगा वो होगा, मॉडल होगा वो होगा
डाउन टू टॉप, यानी जो विकास होगा वो जमीनी स्तर से लेकर ऊपर होगा। तो इस तरह से, इस प्रकार से नीति आयोग योजना आयोग से भिन्न है। तो योजना आयोग की तरह ही यह भी एक कार्यकालिक संकल्प के द्वारा सर्जित निकाय है। ठीक है, तो इस प्रकार से ना तो ये संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। ठीक है, ना ही ये संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक। दूसरे शब्दों में यह एक गैर संवैधानिक या संविधानोत्तर निकाय है, साथ ही एक गैर वैधानिक भी निकाय है। ठीक है, नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल यानी थिंक टैंक है। इसे थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए नीतिगत एवं दीर्घकालिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र व राज्य को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है। तो बात करें अगर नीति आयोग के गठन की, तो इसमें जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं इनके अध्यक्ष, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो हमारे होते हैं देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देश के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल भी होती है। ठीक है, जिसमें गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इंडिया में जितने भी स्टेट इस टाइम पे 28 स्टेट है। ठीक है, तो सभी के मुख्यमंत्री होंगे, और उसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है वो होंगे। इसके अलावा अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ठीक है, कौन कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई भी एक उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जिसे भी नामित कर दे वो उसमें उपाध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से जो नीति आयोग है उसमें देश के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व होता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, जिसमें कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदि शामिल हैं। इसने स्वाभाविक रूप से प्रायोजित योजनाओं, कौशल विकास और स्वच्छ भारत मिशन के विषय पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्रियों के 3 उपसमूह नियुक्त किए। ठीक है, तो इसने क्या क्या किया? जो प्रायोजित योजनाएं हैं, इसके अलावा कौशल विकास है और स्वच्छ भारत मिशन है, इन सभी पर केंद्र सरकार को सलाह दी है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के 3 उपसमूह नियुक्त किए हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्रियों के क्या 3 उपसमूह नियुक्त किए गए थे उस समय। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गठित प्रत्येक विषय पर समानांतर कार्यबलों के साथ कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन पर 2 कार्यबलों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है? नीति आयोग के द्वारा जितने भी सभी राज्य हैं और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें गठित प्रत्येक विषय पर समांतर कार्यबलों के साथ कृषि विकास, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में विकास करने के लिए और गरीबी को उन्मूलन करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी को हटाने के लिए 2 विशेष कार्यबलों की स्थापना की गई है। ओके, तो अब हम देखते हैं नीति आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो नीति आयोग के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, 3 प्रमुख कार्य होते हैं जो कि अलग अलग होने के बजाय एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तीनों अलग अलग है लेकिन क्या है? तीनों एक दूसरे के पूरक भी है। सबसे पहला कार्य है सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी कि सरकार जो सहकारी संघवाद है, प्रतिस्पर्धी संघवाद है, उसको बढ़ावा देना, जिससे कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना विकास कर सके और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। नेक्स्ट है नीति निर्माण में केंद्र सरकार की सहायता करना, यानी हमारे देश की क्या आवश्यकता है, अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार को सहायता करना कि कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जाए, कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाए, ताकि जो आम जनता उससे लाभान्वित हो सके। तो इस तरह से नीति आयोग केंद्र सरकार को सहायता करता है किसमें? नीति निर्माण करने में। नेक्स्ट है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है नीति आयोग की, ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक का मतलब होता है केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना। ठीक है, तो जो जो आवश्यकता है उनके अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देकर उस हिसाब से नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। तो इसके 3 प्रमुख कार्य हो गए। ये हो गया हमारा नीति आयोग। एक बार फिर से देखते हैं इसके कार्यों को। तो उसमें क्या है? सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है नीति निर्माण में केंद्र सरकार की सहायता करना। और नेक्स्ट है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। तो ये तीनों इसके महत्वपूर्ण कार्य है, जो तीनों अलग अलग हैं लेकिन क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं।
अब हम कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, तो कौन सा अधिकार है जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? तो पता कीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से। तो सबसे पहले भाषण की स्वतंत्रता, या फिर समानता का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका आंसर डी, क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया? किसने बनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग, और ऑप्शन डी है सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही भारत में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो एक नागरिक के क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है नंबर 1, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान, ये भी है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने के लिए। थर्ड है सरकार का सम्मान करना। फोर्थ है वन्य जीवों की रक्षा करना। तो अब देखते हैं कौन कौन से इसमें से सही है। तो क्या है मौलिक कर्तव्य? ये भी है। संविधान और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये भी ठीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी ठीक है। लेकिन ये नहीं है सरकार का सम्मान, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम चाहे सरकार का सम्मान करें या ना करें, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है संविधान के अनुसार। तो ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है वन्य जीवों की रक्षा करें। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम वन्य जीवों की रक्षा करें। तो इस तरह से क्या सही है? 1, 2 और 4। तो इस तरह देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना। ऑप्शन सी है देश के संविधान और कानूनों को बनाए रखना। और ऑप्शन डी है संविधान और देश के कानून का संरक्षण, रक्षा और बचाव करना। तो भारत के जो राष्ट्रपति वो किस लिए शपथ लेते हैं? संविधान और देश के कानून का संरक्षण, रक्षा और बचाव करना। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही क्या है? राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल होने के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति एक उस व्यक्ति को नियुक्त करता है भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में जो कि भारत के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। सेकंड है उसे देश के सभी न्यायालयों में दर्शकों का अधिकार है, यानी उसमें जो जितने भी न्यायालय है सभी में भाग लेने का उसे अधिकार है। और तीसरा है इसमें उसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। फोर्थ है इसमें उसका निश्चित कार्यकाल है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें से कौन सा सही आंसर है, कौन कौन से कोड के अनुसार आपको चुनना है। तो इस तरह से आइए देखते फिर से। तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्ति करता है जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल होने के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक ऐसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है जो कि भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। उसे देश के सभी न्यायालयों में दर्शकों का अधिकार है, ये गलत है क्योंकि वो देश के किसी भी न्यायालय में फिर कार्रवाई नहीं कर सकता। तीसरा उसमें उसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार बिल्कुल गलत है क्योंकि उसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद में है उसका निश्चित कार्यकाल है। ठीक है, हाँ उसका कार्यकाल जो वो निश्चित होता। तो इस तरह से जो बन रहा है वो 1 और 4। तो इस तरह से है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारी अगली संवैधानिक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। शॉर्ट में हम इसे यूपीएससी भी बोल देते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती है यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है या फिर भारत की केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है।
सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट संवैधानिक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। शॉर्ट में हम इसे यूपीएससी भी बोल देते हैं। तो क्या होती है यूपीएससी, आइए जानते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इसके माध्यम से क्या होता है, जो केंद्र में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, तो इन सभी की भर्ती इसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा ही इनकी भर्ती होती है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय यानी कि संस्था है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में बताया गया है। इसकी शक्तियाँ क्या होंगी, इसके कार्य क्या होंगे, इन सब के बारे में। तो इसका जो अनुच्छेद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है भाग 14 और अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा हो गया यूपीएससी से संबंधित अनुच्छेद। इसकी शक्तियों के बारे में, इसके कार्यों के बारे में, इन सब का इसमें वर्णन है। क्योंकि यूपीएससी का उल्लेख हमारे संविधान में है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय या फिर संवैधानिक संस्था है। तो ये क्या है, संघ लोक सेवा आयोग भारत के केंद्रीय भर्ती एजेंसी, याद रखना आप। और अगर हम बात करें इसके गठन का, इसकी स्थापना की, तो यह 1 अक्टूबर 1926 को सरकार के द्वारा सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। तो आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी और जो इसकी डेट है वो है 1 अक्टूबर 1926। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश में भारत सरकार थी, उन्होंने इसका गठन कर दिया था। इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद इसे बाद में भारत सरकार के द्वारा संघीय सार्वजनिक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया था। बाद में जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, तो इसके बाद में क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा इसे संघीय सार्वजनिक सेवा आयोग के रूप में गठित कर दिया जाता है। तो जितनी भी संघ से संबंधित सार्वजनिक जो क्षेत्र की जितनी भी सेवा होगी, तो इनका चयन इसी के द्वारा होगा, यूपीएससी के द्वारा ही इन भर्तियों का जो है चयन किया जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कि आधिकारिक तौर पर यूपीएससी के रूप में भी जाना जाता है, तो मोस्टली इसे यूपीएससी के नाम से ही जाना जाता है। तो संघ की विभिन्न सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराने के लिए अधिकृत भारत में एक संवैधानिक निकाय है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसके बारे में कि जो हमारे यूपीएससी है वो विभिन्न सिविल सेवाओं में जो नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। ठीक है, उसके माध्यम से जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे, उनका चयन किया जाएगा और उनको विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है केंद्र में या संघ में विभिन्न सिविल सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत भारत में एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए भारत में एक संवैधानिक निकाय है। अब बात करें अगर इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। आप इतना याद रखिए, नई दिल्ली में स्थित है, धौलपुर हाउस में। ठीक है, इसका जो अब आगे इसके अलावा नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित मामलों में सरकार के द्वारा परामर्श किया जाना आवश्यक है। अगर किसी अधिकारी को कोई नियुक्ति देनी है या फिर उसका जो ट्रांसफ़र करना कहीं पे, या फिर उसका प्रमोशन करना और उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, तो इन सभी मामलों में यूपीएससी को सरकार से परामर्श आवश्यक है। ठीक है, सरकार के द्वारा उन्हें परामर्श किया जाना आवश्यक है। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से स्वतंत्र है ये संस्था, बल्कि सरकार के द्वारा यह परामर्श भी लेती है। इसके अलावा आयोग सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। ये यूपीएससी क्या है, ये डायरेक्ट ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या स्थिति है। ठीक है, और उसके माध्यम से सरकार को सलाह भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से ये क्या है, राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार को सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकार इनकी सलाह को माने। ठीक है, तो इनकी सलाह क्या है, वो अबाध्यकारी यानी वो बाध्यकारी नहीं है। तो सरकार सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते यूपीएससी कुछ संस्थानों में से है जो देश की उच्च न्यायपालिका और हाल ही में चुनाव आयोग के साथ स्वायत्तता और स्वतंत्रता दोनों के साथ कार्य करते हैं। यानी कि संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते यूपीएससी कुछ उन चुनिंदा संस्थानों में से है जो कि उच्च न्यायपालिका और चुनाव आयोग के साथ में पूरी स्वतंत्रता के साथ में और निष्पक्षता के साथ में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये किसी का जो इनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, ये पूरी स्वतंत्र होकर पूरी स्वतंत्रता के साथ में अपना कार्य करते हैं।
यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो इसके सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं यूपीएससी के, उनको जो उनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आयोग के कम से कम आधे सदस्य केंद्रीय या राज्य सेवा में न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव के साथ सिविल सेवक या कार्यरत या सेनानिवृत्त है। ठीक है, तो जो इसके आधे सदस्य कम से कम 50% जो सदस्य हैं उनको करीब करीब 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या तो राज्य सरकार के अंडर या फिर केंद्र सरकार के अंडर। ठीक है, तो उन्हें 10 साल का जो अनुभव आवश्यक है अगर उनको मतलब सदस्य के रूप में, यूपीएससी के सदस्य के रूप में काम करना। तो इस तरह से, या वो कार्य कर रहे हो या फिर वो रिटायर्ड हो चुके हों। ठीक है, तो इस तरह से उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस आवश्यक है। हालांकि संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है कि कितने सदस्य इसमें कार्य करेंगे। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतः आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसके जो सदस्यों की संख्या होती है वो 9 से 11 होती है अध्यक्ष के साथ ही। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब 11 भी किया जा सकता है, 9 तो है ही है। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। यानी कि राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष होंगे और जो यूपीएससी के बाकी मेंबर्स होंगे उनकी मतलब सेवा शर्तें क्या होंगी। तो इस तरह से राष्ट्रपति को अधिकार है उनकी सेवा शर्तों की जो निर्धारित करने का। इसके बाद है आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण कर सकते हैं। तो इनकी जो न्यूनतम अवधि है जो इनके पद धारण करने की वो है 6 वर्ष, या फिर अगर बात करें इनकी आयु की तो वो 65 वर्ष। तो जो भी पहले हो जाए 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हो 5 वर्ष लगा देते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष नहीं है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो पद धारण करने की अवधि है वो है 6 वर्ष, और जो एज है वो है 65 ईयर्स यानी 65 वर्ष। इसके अलावा वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, वो कभी भी बीच में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को अपना जो इस्तीफा है वो दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उन्हें क्या है राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में एक प्रक्रिया होती है उसके तहत उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या हमारा चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, तो इसके बारे में जानते हैं। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। कैसा एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, और इसका गठन भारत के संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। यानी जो हमारा ये निर्वाचन आयोग है इसका जो प्रमुख उद्देश्य था इसके स्थापना का वो था कि हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोजित हो, ताकि जो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है उसकी आत्मा बनी रह सके। संविधान के 324 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। तो इसके लिए 324 अनुच्छेद है, आर्टिकल 324, इसमें चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग का जो वर्णन मिलता है। तो संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संचालन के लिए और निर्देशन की और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है, चुनाव आयोग की। फिर से देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद हो गया, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनावों का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण इनकी सबकी जिम्मेदारी किसकी है, वो चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। तो ये ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग, ये सिर्फ केंद्र सरकार के जो चुनाव है उनको देख रेख करता है, उनकी निगरानी करता है, बल्कि राज्य स्तर के जो चुनाव होते हैं विधानमंडल के, विधानसभा के, इन सभी का भी जो है चुनाव आयोग ही इनको देखता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो चुनाव आयोग है वो एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। और वो कौन सा अनुच्छेद, 324। इस अनुच्छेद में संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। तो इसकी जो स्थापना वो कब की गई थी,
25 जनवरी 1950 को, ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उससे एक दिन पहले ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और यह संविधान के अनुसार की गई थी। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है? उनकी होती है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा और ऐसे अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है क्योंकि वह समय निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो अन्य आयुक्त होते हैं उनकी भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अब हम बात करते हैं CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। CEC आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आयोग होता है, चुनाव आयोग होता है, इसके अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करते हैं। तो CEC ही चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर हम बात करें भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो थे जो ये सुकुमार सेन, ठीक है। तो सुकुमार सेन भारत के पहले CEC थे, ठीक है, ये याद रखना। अगर बात करें हम चुनाव आयोग के क्या क्या लक्ष्य हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हैं भारत के संसदों, राज्य विधानसभाओं और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए सभी चुनावों का निरीक्षण करना। यानी जो भारत की संसद है, इसके अलावा जो राज्य विधानसभाएं हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सब के लिए चुनाव का जो निरीक्षण है वो कौन करता है? चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग इनके संबंधित चुनाव को जो है वो नियंत्रित करता है और इस पर निगरानी रखता है, ठीक है, और यही आयोजित कराता है। इसके अलावा 1989 में पहली बार आयोग में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो पहले क्या था, उससे पहले 2 ये अतिरिक्त आयुक्त नहीं थे, ठीक है। तो इसके बाद में 1989 में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया। हालांकि वे संक्षिप्त अवधि के लिए पद पर बने रहे, बहुत छोटी सी अवधि के लिए ही वो पद पर बने रहे थे, ठीक है। द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1993 होने के साथ ही लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया, ठीक है। तो ये एक एक्ट आया था द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट और ये आया था 1993 में। इसके लागू होने के साथ ही ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग, ये एक क्या हो गया, एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया, ठीक है। 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद एक बार फिर बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा चालू हो गई, ठीक है। इस 1993 में क्या हो गया, फिर से 2 अतिरिक्त जो आयुक्त थे इनको नियुक्ति होने लगी, किसमें? चुनाव आयोग में। और फिर से जो हमारा ये आयोग है, ये निर्वाचन आयोग, ये फिर से बहुसदस्यीय आयोग की जो ये बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको किस प्रकार से उनके पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कदाचार या अक्षमता के आधार पर उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। अगर सरकार को लगे कि वो कदाचार, मतलब उन पर कदाचार सिद्ध हो जाता है, उन पर गलत आचरण सिद्ध हो जाता है, या फिर लगे कि वो अपने पद के योग्य नहीं है, तो इस प्रकार से उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में 2/3 सदस्य निर्णय से अपनी सहमति दे देते हैं, ठीक है। तो जो संसद के जो सदस्य हैं, अगर वो 2/3 सदस्य अब निर्णय कर देते हैं या फिर अपनी सहमति दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा EVM का तो आपने काफ़ी नाम सुना ही होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का उपयोग 1999 के यानी 1999 के चुनावों से शुरू हो गया था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि जो EVM का उपयोग कब से शुरू हो गया, वो हो गया था 1919 के चुनावों से। तो चुनावों से भाग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लागू करने के लिए भारतीय सामान्य और राज्य चुनाव में किया जा रहा है, यानी जो भारतीय संसद का चुनाव होते हैं और राज्य चुनाव होते हैं, इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का उपयोग किया जा रहा है। कब से? 1999 से। इसके अलावा EVMS ने भारत में स्थानीय, राज्य और आम यानी संसद चुनावों में कागजी मतपत्रों की जगह ले लिए। इसमें क्या होता है कि जो इसमें आपने देखा होगा, जो स्लिप सी मिलती है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको एक बटन दबाना होता है और जो आपके मनपसंद उम्मीदवार उनको आपका जो मत वो चला जाता है। तो इस तरह से जो कागजी मतपत्र है उनकी जगह EVM ने अब ले ली है।
चुनाव आयोग ने ईव्स को वोटर के साथ शुरू करने का फैसला किया है, ठीक है। जैसे कि सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल यानी VVPAT, इसके साथ में चुनाव कराने का जो है चुनाव आयोग ने फैसला किया। वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT प्रणाली को भारतीय आम चुनाव 2014 में एक राजनीतिक परियोजना के रूप में 547 संसद क्षेत्रों में से 8 में पेश किया गया था। ये याद रखना काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट कि जो VVPAT है इसको कब से शुरू किया गया था। तो इसको भारत में ये भारत की चुनाव प्रणाली में भारतीय आम चुनाव में 2014 से एक राजनीतिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप ये याद रखना। ये हो गया आपका। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय आपातकाल की शर्तों के तहत किया जा सकता है, यानी अगर देश में वित्तीय आपातकाल लग जाए तो उस समय पर कौन क्या क्या इसमें से किया जा सकता है। नंबर 1 है राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 2 है केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय पर नियंत्रण प्राप्त कर सकती है। नंबर 3 है उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। और नंबर 4 है संवैधानिक उपचार का अधिकार निलंबित किया जा सकता है। तो इस तरह से जो इसमें सही आंसर बन रहा है वो है आंसर डी। वो किस तरह से, इसमें केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के बजट और व्यय पर नियंत्रण कर सकती है, ठीक है, अगर देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय हैं और उच्चतम न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों यानी उनके जजेस का जो वेतन है, उनकी जो सैलरी है उसको कम किया जा सकता है। इस तरह से दोनों चीज़ें की जा सकती है। तो सही आंसर है डी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन के उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं, यानी देश में जो गुड गवर्नेंस है उसके शासन जो निम्नलिखित में से उपकरण कौन कौन से। नंबर 1 है सामाजिक अंकेक्षण। नंबर 2 है शक्तियों का पृथक्करण। नंबर 3 है नागरिक का चरित्र। और नंबर 4 है सूचना का अधिकार। तो इस तरह से क्या है सही आंसर, आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे कैसे, एक तो इसमें सोशल ऑडिट होनी चाहिए, इसके अलावा नागरिकों का चरित्र होना चाहिए अच्छा, और सूचनाओं का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो शक्तियों के पृथक्करण से इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जो संसद के सत्र होते हैं उनके 2 सत्रों के बीच में कितना अंतराल नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देती हूँ मैं। ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी 4 महीने और ऑप्शन डी है 100 दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता का अधिकार निहित है, यानी जो निजता का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार है, वो किस में निहित है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी जो गोपनीयता का अधिकार होता है वो आता है हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का सत्र किसने बुलाया, ठीक है। संसद का जो सत्र है वो कौन बुला सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। तो कौन है जो संसद के सत्र को बुला सकते हैं, तो वो है ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं, इनके पास में शक्ति होती है। नेक्स्ट है सिविल सेवा दिवस भारत में कब मनाया जाता है, यानी सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है भारत में। ऑप्शन ए है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी है 21 जून, ऑप्शन डी 7 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा 21 अप्रैल। तो भारत में सिविल सर्विस डे जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। योगदान लोकसभा के आकार पर एक सीमा रखता है। नेक्स्ट है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन सी है फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्ट्रल सिस्टम का पालन किया जाता है, और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष के पास वोटों की समानता के मामले में एक वोट नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, ठीक है, ए और सी, तो इन दोनों में सही है। नेक्स्ट है
संविधान में एक आइटम के रूप में सार्वजनिक आदेश क्या है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन 2 है राज्य सूची, ऑप्शन 3 है समवर्ती सूची, ऑप्शन 4 है अवशिष्ट संख्या। तो राज्य के लिए कौन सा जो है सार्वजनिक आदेश है, मतलब राज्य किस चीज़ पर सूचियाँ बना सकते हैं, किस चीज़ पर कोई भी अधिकार बना जो कानून बना सकते, वो है राज्य सूची पर। तो राज्य क्या है? राज्य सूची पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट है, राज्य के एडवोकेट जनरल का पद है वो कितने दिन तक के लिए होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? ये ऑप्शन 1 है 4 वर्ष, ऑप्शन 2 है 5 वर्ष, ऑप्शन 3 है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ये ऑप्शन 4 है, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो जो राज्य के एडवोकेट जनरल होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है, वो निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है एडवोकेट जनरल का वो निश्चित नहीं होता। इस तरह से ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं? ठीक है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पश्चिमी बंगाल। तो महाराष्ट्र है जिसमें कि लोकसभा में सीटें सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के बाद में। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते कौन कौन से कथन सही है इसमें राज्य की राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो ऑप्शन ए है, कथन ए है इसमें, उसके पास विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। ऑप्शन बी है, उसके पास राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है। ऑप्शन सी है इसमें कथन, उसके पास राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है। या फिर कथन डी है, उसके पास कूटनीतिक शक्ति है। तो इस तरह से क्या शक्ति होती है उसके पास केवल एक शक्ति होती है, वो है उसके पास विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो वो भी मुख्यमंत्री की सलाह से। राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग कर सकता है और केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो इस तरह से आंसर एक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया गया। ऑप्शन 1 है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो इस तरह से आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं भारत की राजनीतिक प्रणाली के बारे में क्या क्या चीज़ें सही है। सबसे पहले है कथन 1, राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों होते हैं। ऑप्शन बी है संसद सर्वोच्च है। ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। ऑप्शन डी है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है। तो इस तरह से क्या है भारत की राजनीतिक प्रणाली के बारे में सही, वो है केवल ऑप्शन सी। इस तरह से जो क्वेश्चन ये आंसर है इसका वो है 4। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है, ये ही बस इसमें केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? अब देखना, तो इसमें कथन 1 है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, कथन 2 है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, कथन 3 है इसमें माता पिता के लिए अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, और कथन 4 है स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। तो इस तरह से क्या क्या है इसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो है ऑप्शन 1, A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपने पढ़ा नीति आयोग, तो उसके बारे में अब देखना क्या क्या सही है, कौन सा कथन। तो कथन 1 है यह संवैधानिक निकाय है, कथन 2 है यह एक वैधानिक निकाय है, कथन 3 है यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, और कथन 4 है यह एक थिंक टैंक है। तो इस तरह से क्या सही है इसका? C और D। ठीक है, C और D कथन 2 ये जो दोनों हैं ये सही है। तो इस तरह से जो सही आंसर है वो है B। तो पहली चीज़ तो ना तो ये संवैधानिक निकाय है और ना ही ये वैधानिक निकाय है। ठीक है,
और दूसरा है यह एक भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गए।